नमस्कार साथियों, आप सभी के अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इतिहास से जुड़े तुगलक वंश के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे समय समय पर आपको हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो प्राप्त होते रहें। और हमारे अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो और लोगों को शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह अंतिम खिलजी सुल्तान को पराजित कर तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। इसने ही तुगलक वंश की स्थापना की। मार्को पोलो के अनुसार इसकी माता भारती तथा पिता तुर्क थे। इसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई भूमि पैमाइश को रद्द कर दिया तथा अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। इसने सिंचाई के लिए कुओं तथा नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक के काल में 29 बार मंगोल आक्रमण हुए। इसके काल में बंगाल को समस्याग्रस्त प्रांत कहते हैं। दोस्तों, तुगलक वंश कुल 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। हम अपने प्रश्नों के माध्यम से आपको तुगलक वंश के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन है ए मलिक तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों, अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी तथा पिता एक करौना तुर्क था जो बलबन का दास था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस शासक ने खूतों को और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया? ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने खूतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल किया था। इसने दीवान ए विजारत को आदेश दिया कि इक्ता की मालगुजारी में एक वर्ष में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि न की जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था? तो हमारे इन ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, जियाउद्दीन बरनी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मोहम्मद बिन तुगलक की सर्वाधिक विवादास्पद योजना दिल्ली से देवगिरी में राजधानी परिवर्तन था। देवगिरी, जिसे दौलताबाद भी कहते हैं, राजधानी बनाए जाने के कारणों के विषय में विद्वानों में मतभेद भिन्नता है। जियाउद्दीन बरनी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो हमारे दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, तांबा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे, जिसे हम कांसे का सिक्का प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित मानते हैं,
प्रत्येक मुद्रा पर अरबी तथा फारसी दोनों भाषाओं में लेख थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अमीरान ए सादाह का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीरान ए सादाह का उत्पीड़न करने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सादाह अमीरों का विद्रोह 1236 से 1245 ईस्वी के मध्य हुआ। प्रश्न नंबर 6, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था। तो यह विभाग स्थापित किया गया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अतः ऑप्शन हमारा डी सही है। हम आपको बता दें कि दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि संबंधित था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया। इस विभाग का कार्य मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना और जिस भूमि पर खेती न हो रही हो उसे खेती योग्य बनाना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सल्तनत काल में दार उल सिफा होता था। तो यहाँ ऑप्शन जितने हमारे दिए गए हैं उनमें ऑप्शन ए सही है, एक चिकित्सालय। हम आपको बता दें कि सल्तनत काल में रोगियों की चिकित्सा के लिए फिरोज तुगलक ने दिल्ली में दार उल सिफा अथवा खैराती दवाखाना की स्थापना की थी। यहाँ रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था थी। प्रश्न नंबर 8, इब्न बतूता के रिहाला में किसके शासनकाल का वर्णन है। तो यहाँ ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को अर्थात अफ्रीका का निवासी था। यह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता ने रिहाला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 9, मोरक्कन यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्कन जो कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सितंबर 1333 ईस्वी में दिल्ली आया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया। इस पद पर इसने 8 वर्ष तक शासन किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, इब्न बतूता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया। ऑप्शन ए है जकात, बी है जजिया, सी है सिंचाई कर, डी है खम्स। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन सही है, सिंचाई कर। दोस्तों हम आपको बता दें कि फिरोज तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया तथा इस्लामिक कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 प्रकार का कर जजिया, जकात, खिराज तथा खम्स लगाए। इन करों के अतिरिक्त फिरोज ने सरकारी नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र से सिंचाई कर अर्थात हक ए सर्व भी प्राप्त किए। सिंचाई कर लेने वाला फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली का त्योहार मनाया। तो हमारा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों तुगलक काल का विद्वान लेखक इसामी अपनी पुस्तक फुतूह उस सलातीन में लिखता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्योहार होली में सम्मिलित होता था।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, तारीख ए फिरोजशाही का लेखक कौन है? यहाँ ऑप्शन ए अफीक, बी इसामी, सी इब्न बतूता, डी जियाउद्दीन बर्नी। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी सही है, जियाउद्दीन बर्नी। दोस्तों हम आपको बता दें कि जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख ए फिरोजशाही की रचना की थी, जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इलियट और डाउसन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। वह खुरासान स्थित निशापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा था। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख ए मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी की रचना की थी, जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, फुतुहात ए फिरोजशाही का लेखक कौन है? यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, फिरोज तुगलक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात फिरोज शाह तुगलक शासक हुआ। सुल्तान फिरोज शाह की इतिहास में बड़ी रुचि थी। इसका प्रमाण उसकी रचना फुतुहात ए फिरोजशाही से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ के अंतर्गत उसने अपने शासन के विभिन्न आदेशों तथा उसके द्वारा नवनिर्मित भवनों का उल्लेख किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, 1326 ईस्वी से 1327 ईस्वी के मध्य में। दोस्तों हम आपको बता दें कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 1327 ईस्वी के मध्य में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया। देवगिरी जिसका नाम कुतबाबाद था, इसने दौलताबाद रखा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, दीवाने अमीर कोही का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ऑप्शन ए है वित्त विभाग, बी है न्याय विभाग, सी है कृषि विभाग और डी है सैन्य विभाग। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, कृषि विभाग। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, दिल्ली दूर है का नारा किस सुल्तान से संबंधित है? यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान गयासुद्दीन तथा निजामुद्दीन औलिया के बीच संबंध कटुतापूर्ण हो गए थे। जब सुल्तान 1324 से 1325 के कार्यकाल में बंगाल की महत्वपूर्ण विजय करके वापस दिल्ली लौट रहा था, तो उसने कहा कि औलिया साहब दिल्ली छोड़ दें। तो औलिया ने कहा कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, हनूज दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान को संबोधित कथन है? यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, किस दिल्ली सुल्तान ने दरबार में जीन प्रभु सूरी तथा राजशेखर नाम के 2 जैन विद्वान थे? तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए है बलबन, बी है मोहम्मद शाह, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों हम आपको बता दें कि जीन प्रभु सूरी तथा राजशेखर जैसे विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार से संबंधित थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। वह अरबी एवं फारसी का विद्वान तथा ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र में पारंगत था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21,
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? ऑप्शन ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है गयासुद्दीन खिलजी और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो हमारे दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, यह नगर साम्राज्य केंद्र में था। हम आपको बता दें कि मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद अर्थात देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बरनी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। इब्न बतूता ने सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उसने दंड के लिए देवगिरी को राजधानी बनाया। इसी प्रकार मोहम्मद तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उत्तरी एवं दक्षिणी भारत की प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने का प्रयास किया। देवगिरी को राजधानी बनाने में संभवतया उसका मूल अभिप्राय यह था कि डॉक्टर के ए निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा तथा मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद रखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, दौलताबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, 1398 ईस्वी में। हम आपको बता दें कि भारत पर तैमूर का आक्रमण तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद, जो कि 1394 से 1412 ईस्वी के काल में शासन कर रहा था, उसी के दरमियान 1398 ईस्वी में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश तथा दूसरा था धन प्राप्ति। जनवरी 1399 ईस्वी को तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। मोहम्मद तुगलक को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ ऑप्शन ए है उलूग खां, बी है जौना खां, सी है ए और बी दोनों और डी है मोहम्मद खां। तो यहाँ हमारे ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। मोहम्मद तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा कहां से मिली? तो यहाँ हमारे ऑप्शन ए है चीन और बी है ईरान, सी है ए और बी दोनों और डी है मिस्र। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, ए और बी दोनों अर्थात चीन और ईरान दोनों जगह से मोहम्मद तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा मिली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करने वाला कौन सुल्तान था? तो यहाँ ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही है, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए थट्टा में, बी दिल्ली में, सी दौलताबाद में और डी लाहौर में। यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, थट्टा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। सल्तनत कालीन शासकों में सर्वाधिक विद्रोह किसके समय में हुआ?
ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज तुगलक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बने शासक फिरोज शाह तुगलक किसका पुत्र था? ऑप्शन ए है रजब का, बी है मोहम्मद बिन तुगलक का, सी है गयासुद्दीन तुगलक का और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, रजब का। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपके लिए आज के सवाल भी दिए हैं, आप उनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं समय समय पर आपके लिए निःशुल्क वीडियो बनाता रहूं और आपकी परीक्षाओं की तैयारी कराता रहूं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? और प्रश्न 2 है, हनूज दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान को संबोधित कथन है? तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। अगले वीडियो में आपको एक अच्छी जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।